कहानी की शुरुआत किम नाम के एक आदमी से हुआ। रोज की तरह एक दिन जब वो बस से उतरता है तो नोटिस कर पाता है कि एक ली नाम की लड़की अपने सामान के साथ बस स्टैंड पर बैठी हुई है। पहले कई दिनों तक किम उस लड़की को ऐसे ही इग्नोर करता चला जाता है, लेकिन बेचारा एक दिन परेशान होकर उससे पूछ ही लेता है कि यह हर दिन की तरह एक ही जैसे बैठी हुई क्यों रहती हो, यहाँ क्या कर रही हो तुम। लड़की बताती है, कहने लगी, मैं तो बस का इंतजार कर रही हूँ। किम कहने लगा, जिस बस से मैं उतरा हूँ वो लास्ट बस थी, अब सुबह ही कोई बस आएगी। यह लड़की जिसका नाम ली है किम से सवाल करने लग गई कि क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन किम तो उसे नहीं जानता था, इसीलिए वो नामे सर को हिलाकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब अगले दिन वो यहाँ आता है तो इस दिन भी उसके साथ वही सब पिछली बार की तरह होने लग गया। किम बस से उतरा और लड़की फिर से बस स्टैंड पर अकेले ही बैठी होती है। बस कुछ बदला था तो वो था कि आज बारिश हो रही थी। किम को उस लड़की पर तरस आ जाता है और वो इस लड़की से कहने लगा कि यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, मेरा घर पास में ही है, चाहो तो वहाँ रात गुजार सकती हो। उसकी इतनी सी कही हुई बात लड़की मान जाती है और किम उसे लेकर अपने घर चला आता है। सीन शिफ्ट करके हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो रात के टाइम में आईसीयू में ड्यूटी दे रही थी। उसी रात एक अजीब सा आदमी आईसीयू में आने की कोशिश करता है। नर्स ने जब उसे अंदर जाने से मना किया तो उसने बताया कि वो दरअसल मुर्दा घर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी उस जगह जाना चाहता है जहाँ पर हॉस्पिटल वाले मरने के बाद लाशों को फ्रिज करके रखते हैं। अभी उस आदमी की बातों का जवाब नर्स दे पाती, उससे पहले ही एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है और सिचुएशन को हैंडल करके जब वो वापस आती है तो देखती है कि वो आदमी जो मुर्दा घर जाना चाहता था अब वो वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद दूसरे सीन में हम एक लाइट शॉप को देख पाते हैं जिसका ऑनर जंग नाम का आदमी है। जंग से एक कंफ्यूज सा आदमी लाइट लेने के लिए आता है। जंग उसे लाइट तो दे देता है, लेकिन अजीब चीज तो यह लगा कि जंग उसके कुछ भी बताए बगैर उस आदमी की सारी इंफॉर्मेशन अपने डायरी में लिख लेता है। और तभी उसी शॉप में वही हॉस्पिटल वाला आदमी आ जाता है। जंग उससे पूछने लग गया कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, पर वो आदमी बिना कुछ बोले बगैर कंफ्यूजन में वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होकर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राउंड में एक लड़की एक क्लास पर नजर रखी हुई है। देखने को मिला कि वहाँ पर एक हाईजू नाम की एक लड़की बैठी हुई है। हाईजू भी उसे नोटिस कर लेती है और ऊपर से ही हाय करने लग गई। एक अजीब चीज हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि हाईजू को और एक दूसरी लड़की को यहाँ के सभी बच्चे इस तरह से इग्नोर कर रहे थे जैसे वो उन्हें देख ही नहीं पा रहे हों। हमें दोबारा से लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंग के पास एक आदमी आता है। इस आदमी के आते ही जंग का चश्मा बर्फ में बदलने लग गया था। वो आदमी जंग से पूछने लग गया कि क्या तुमने एक डॉग देखा है, असल में एक डॉग मुझे बहुत परेशान करता है और मेरे घर के आगे आकर बहुत ही ज्यादा भौंकता रहता है। जंग उसे मना कर देता है कि मैंने अभी तक उस डॉग को नहीं देखा, और यह कहते हुए उसने अपने बर्फ में बदल रही चश्मे को उतार दिया था और उसके चश्मा उतारते ही वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें हाईजू के स्कूल को दिखाया जाता है। हाईजू के सारे दोस्त बातें कर रही थीं कि स्कूल में बहुत सारी लड़कियों ने कुछ सोल्स को देखा है। हाईजू भी अब यहाँ पर इन लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से वो लड़कियाँ उसे इग्नोर कर रही थीं। उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रही थीं, यहाँ तक कि उसके बुलाने पर भी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थीं। इतने में इधर लाइट शॉप के अंदर एक नई औरत आ जाती है जिसका नाम हमें हाईवोन पता चलता है। वो खामोशी से इस पूरे शॉप को देखने लग चुकी थी और फिर जैसे ही वो एक लाइट को हाथ लगाने वाली थी तो जंग उसे अजीब तरीके से मना करता है और कहने लगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जंग का जवाब इस तरह से थे कि जैसे उस लाइट को टच करने पर वो औरत किसी को मारने की कोशिश करना चाह रही हो। खैर हाईवोन भी यहाँ से चली जाती है और हम इसी रोड पर हाईजू को देखते हैं। बारिश भी लगातार होती जा रही थी। दरअसल हाईजू स्कूल से घर वापस जा रही थी। रास्ते में चलते टाइम उसे डर लगने लगा तो वो जंग के लाइट शॉप के अंदर आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जंग हाईजू को काफी अच्छे से जानता था और वो उसके आने पर काफी खुश भी हुआ था। जंग उसके यहाँ आने पर उसे एक कैंडी देता है और ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। हाईजू बताने लग गई कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसने सुना है कि आसपास बहुत सारे भूत रहते हैं। जंग उसे जवाब में कहता है कि यह तो इतनी भी डरने वाली बात ही नहीं है। अब जंग उससे एक अजीब सा सवाल पूछता है कि यहाँ तुम अपनी मॉम के साथ में रहती हो। हाईजू जब हाँ में जवाब देती है तब जंग उसे एक चौंका देने वाली बात यह बताता है कि तुम्हें गॉड की तरफ से एक गिफ्ट मिला है और वो है कि तुम भी सोल, स्पिरिट्स और घोस्ट को देख सकती हो।
यह सुनते ही हाईजू एक्साइटेड होकर पूछने लग गई कि अगर मुझे कभी सोल स्पिरिट दिख भी गई तो मैं किस तरह पहचानूंगी। जंग कहता है कि तुम्हें गौर से देखना होगा, उन लोगों को उनके अंदर कुछ न कुछ एबनॉर्मल होगा। हाईजू सोच में पड़ जाती है और वहीं हमें जंग का रिफ्लेक्शन नीचे मिरर में दिखाया जाता है, जो कि वो बिल्कुल बूढ़ा दिख रहा था, यानी जंग खुद भी एक भूत ही था। सीन कट हुआ और हम दूसरी तरफ दोबारा किम को देखते हैं। किम अपने घर जाने के बाद नोटिस करता है कि ली नाम की लड़की जो उसे बस स्टैंड पर मिली थी, अब उसकी नाखून उल्टी तरफ लगे हुए थे और इस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन उसी टाइम ली अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है। ली ने उसके साथ आखिर क्या किया यह तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके बाद ली अपना सूटकेस लिए किम के घर से बाहर निकल रही थी और अब उसके सूटकेस से खून टपकने लग चुका था। हाईजू जो अब घर के लिए निकल चुकी थी, वो भी अब ली को देख लेती है और ली को देखकर हाय बोलती है और हैरान होकर ली पीछे मुड़कर उसे देखने लग गई। ली खुद हैरान थी कि हाईजू उसे आखिर कैसे देख सकती है, क्योंकि ली तो एक भूत थी। इसी टाइम पर हमें रोड पर यूजी नाम के लड़का को भी दिखाया गया। वो भी जब स्कूल से वापस जब घर के लिए निकल रहा था तो रास्ते में उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अपने डर को कम करने के लिए वो गाना गा रहा होता है और घर के अंदर सियोन नाम की लड़की उसके गाने से बहुत ही ज्यादा तंग पड़ रही होती है। उसके गाने से वो अपना काम नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि ऊपर से लाइट भी चली गई थी और लाइट के जाते ही हमें उसके पीछे की शैडो में किसी और के साथ दिखाया जाता है और इस बात से सियोन बिल्कुल अनजान थी। खैर, जब वो लाइट को चेक करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि मेन स्विच बंद नहीं था, लेकिन फिर भी लाइट नहीं आ रही थी और इस तरह की हरकत सिर्फ उसी के घर में हुए जा रहा था। वो इस चीज को यह सोचते हुए इग्नोर कर देती है कि यह घर बहुत पुराना हो चुका है, तो शायद हो सकता है कोई टेक्निकल खराबी होगी यहाँ पर। वो कमरे में आकर दोबारा लैपटॉप खोलकर अपना काम कंटिन्यू कर देती है तो यूजी की आवाज दोबारा से उसे परेशान करने लग गई और वो विंडो से ही यूजी को गाना गाने से मना करने लग जाती है। तभी यूजी भी उसी घर से विंडो की तरफ देखता है और उसे सियोन के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो डर कर यहाँ से फौरन भाग जाता है। इधर अब हमें हॉस्पिटल में नर्स को दिखाया जाता है। नर्स इस टाइम वॉशरूम में थी तो वॉशरूम के वेंटिलेशन से कोई निकल कर लटकते हुए उसे चिल्ला कर देखने लग जाता है। इसे देखकर नर्स डर तो गई थी, लेकिन चिल्लाती नहीं, बल्कि वो अपने आंख और कानों को बंद कर लेती है और उस एंटिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। ऐसा करते ही वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाता है। अगली रात हमें दोबारा से हाईजू को दिखाया गया, जो रात में स्कूल के बाद जब अपने घर के लिए निकल रही थी तो रास्ते में उसे हाईवोन दिख जाती है। इस टाइम बारिश भी हुए जा रहा था। हाईजू ने हाईवोन से अपना अम्ब्रेला शेयर किया। दोनों बातें करते हुए चल रहे थे, लेकिन तभी उसने देखा कि अचानक से हाईवोन लंबी होना शुरू हो गई और बड़ा होते होते उसका कद बहुत ही ज्यादा लंबा होता चला गया। हाईजू उसे देखकर डर गई और समझ चुकी थी कि वो इंसान नहीं है जिस तरह से जंग ने उसे बताया था। जंग ने उसे यह भी बताया था कि अगर इस तरह से कोई भी उसके सामने आ जाए तो वो बिना उसकी तरफ देखे सुने उसे इग्नोर कर कर यहाँ से निकल जाए। पहले पहले तो हाईजू जंग की बातों को याद करते हुए सीधा चलना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही हाईजू पीछे मुड़कर देखती है तो हाईवोन अभी भी उसके पीछे ही आ रही थी। उसकी चलने की हालत काफी खराब थी, वो लंगड़ा रही थी। इसी सब के बारे में जंग को भी पता चल गया था, इसीलिए जल्दी से भागकर अपने लाइट शॉप से बाहर निकलता है। वो हाईजू को फौरन से अपने घर जाने को कहते हैं और यहाँ हाईवोन के सामने जब अपना चश्मे को निकालता है तो हाईवोन उसकी आंखें देखकर डर जाती है और यहाँ से पीछे मुड़कर रास्ता ही बदल देती है। इधर अगले दिन अब यूजी भी स्कूल से जब घर के लिए निकल रहा था तो रास्ते में उसे ली दिख जाती है। ली के पास से उसने उसके सूटकेस को भी नोटिस कर लिया था, लेकिन वह यह नहीं नोटिस किया कि सूटकेस में से अभी भी ब्लड निकल रहा है। वो ली को एक मासूम लड़की समझकर उसके साथ अपना अम्ब्रेला शेयर करने लग जाता है और जब दोनों सियोन के घर से बाहर गुजर रहे थे तो यूजी ली को बताया कि इस घर के सामने से गुजरने पर मुझे बहुत ही डर लगता है, क्योंकि एक बार इस घर के अंदर मैंने इस घर के ओनर के पीछे खड़े हुए किसी एंटिटी को देखा हुआ था। ठीक उसी टाइम पर हम देखते हैं कि सियोन को भी अपने घर के पीछे किसी का शैडो नजर आ जाता है और वो भी अब समझ चुकी थी कि उसके घर में उसके साथ कोई और भी एंटिटी रह रही है। बाहर हम दोबारा से यूजी और ली को देखते हैं। बातें करते हुए यूजी ली के हाथों को देख लेता है और नोटिस कर पाता है कि ली के नाखून पीछे की साइड यानी उल्टी साइड पर लगा हुआ है और यह देखने के बाद उसे भी समझ आ चुका था कि ली भी इंसान नहीं थी और खौफ के मारे उसकी तो जान ही निकल जाती है। डरते हुए वो नीचे भी गिर जाता है और उसके पैर भी टेढ़े हो जाते हैं। वो जोर जोर से कांपने लग चुका था और ली उससे पूछने लग गई कि क्या तुम ठीक हो? यूजी उसकी किसी भी बातों का
जवाब नहीं देता और लंगड़ाते हुए यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ली उस लाइट शॉप के अंदर आ जाती है। जंग जब ली को देखकर पूछने लग गया कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ, कि तभी इस टाइम ली एक बल्ब को गौर से देखने लग गई और जंग को देखकर कहने लग गई कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्यों चाहिए। वो वापस आने के लिए मुड़ जाती है कि तभी यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं। यहाँ डिटेक्टिव किसी शख्स को ढूंढते हुए आए थे और वो जंग से उस आदमी के बारे में पूछ रहे थे। गुजरते टाइम वो यह नोटिस कर पाते हैं कि ली जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पर खून गिरा हुआ है। उनका ध्यान ली के सूटकेस पर तो नहीं जाता, लेकिन वो रुक कर ली से पूछ लेते हैं, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? लीना में सर हिलाते हुए यहाँ से बाहर जाने लग गई। ली की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। बाहर बारिश भी हुए जा रहा था, इसीलिए डिटेक्टिव बारिश से बचने के लिए उसे अपना रेनकोट दे देते हैं। फिर यहीं से दृश्य बदलकर हमें दोबारा से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के मुर्दा घर में एक नर्स एक डेड बॉडी से काफी बुरी तरह से डर गई थी और वो डॉक्टर को बताते हुए कहने लगे कि ये डेड बॉडी बोल पड़ी थी। यह सुनकर डॉक्टर बिल्कुल भी हैरान होने की बजाय नॉर्मल तरीके से उठकर नर्स से कहने लगा कि चलो इससे माफी मांगो। दोनों मिलकर उस डेड बॉडी से माफी मांगते हैं। जिसके बाद जब नर्स यहाँ से चली गई तो डॉक्टर अकेले ही इस डेड बॉडी को तैयार करने लग जाते हैं और हमें यहाँ पर दिखाया गया कि डॉक्टर उस डेड बॉडी से बात कर रहे थे। डेड बॉडी भी अब काफी कंफ्यूजन में आ चुकी थी कि आखिर यह उसके साथ क्या हो रहा है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं, तुम मर चुकी हो। इधर वो नर्स हॉस्पिटल से घर नहीं गई थी। वो जब लिफ्ट में थी तो अचानक से उसे एक बस ड्राइवर दिखाई दे दिया। बस ड्राइवर नर्स को देखते ही अजीबों गरीब तरह से रोने लग जाता है और उसकी रोते ही उसकी आंखों की बजाय उसके पूरे बॉडी में से पानी निकलने लग जाता है और पूरा का पूरा पानी लिफ्ट में भर जाता है। नर्स यह देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ये लोग पानी में जैसे ही डूबने ही वाले थे कि तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और नर्स देखती है कि यहाँ पर ना तो वो पानी था और ना ही वो रोने वाला आदमी था। सीन कट होकर दोबारा से हमें उसी लाइट शॉप का सीन दिखाया गया जहाँ पर दोबारा से एक क्रिमिनल को ढूंढते हुए डिटेक्टिव आ चुके थे। जंग अब डिटेक्टिव से उस आदमी के बारे में पूछने लग गया जिसे वो ढूंढ रहे हैं। जिस टाइम वो डिटेक्टिव उस आदमी के बारे में बताए जा रहे थे उसी टाइम हम यह नोटिस कर पाते हैं कि डिटेक्टिव के आंखें बार बार बदलकर अजीबों तरह से मूव होने लग गई थी। अगली सुबह हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया। नर्स रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आ जाती है और जब वो एक पेशेंट को लिफ्ट के जरिए एक दूसरे रूम में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी तब वो पेशेंट उसे बताता है कि मुझे इस हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते जा रहे हैं जो बाकी किसी को नजर नहीं आते। नर्स उसे कुछ नहीं बोलती और कहती है कि मैं भी उन लोगों को देख सकती हूँ। इंसानों को ऐसा तब होता है जब हम मौत के मुंह में जाकर यानी मरने के बाद दोबारा से जीवित हो चुके होते हैं। वो बताती है कि मेरा भी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद मैं मौत के मुंह से वापस निकल कर आ चुकी थी और उसी दिन से मैं भी उन लोगों को देख सकती हूँ और अगर अब तुम भी ऐसी किसी को देखो तो उसे इग्नोर कर दो। इसके बाद उस पेशेंट को आईसीयू के रूम में लेकर आती है और यहाँ आईसीयू के रूम में हम बहुत सारे पेशेंट्स को देख पाते हैं जो कि इस टाइम कोमा में चले गए थे। हैरानी की बात थी कि ये सारे के सारे पेशेंट्स वही कैरेक्टर थे जिन्हें हम काफी देर से इस कहानी में देखते आ रहे हैं। यानी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट सामने निकल कर यह आया था कि हम जिन लोगों को देखते आ रहे हैं वो जिंदा नहीं हैं। असल में उन सारे कैरेक्टर के सोल हमें इसी दुनिया में भटकती हुई दिखाई जा रही थी, क्योंकि ना तो वो मरे हुए थे और ना ही जीवित थे, बल्कि वो तो कोमा में थे। इसीलिए उनकी सोल्स दुनिया भर में भटकती हुई दिखाई जा रही थी। अब फाइनली हमें हाइजू को दिखाया गया। हाइजू हर बार जब जब पढ़ने जाया करती थी तो वो अपने मॉम के लिए लाइट शॉप से एक बल्ब लाया करती थी, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि जब भी वो घर पर आकर बल्ब लगाती थी तो वो बल्ब फौरन से खराब भी हो जाता था और इस तरह से उनके डस्टबिन में बहुत सारे बल्ब जमा हो गए थे। हाइजू की मॉम इस टाइम उदास होती हैं, तो हाइजू उन्हें गले लगाते हुए वो एक बहुत ही अजीब चीज महसूस करती है कि अचानक से उनके मॉम के अंदर से बहुत से फूलों की खुशबू आने लगी थी। सीन कट होकर हमें असल दुनिया का सीन दिखाया गया। हम उसी डॉक्टर को दोबारा से देखते हैं जो एक डेड बॉडी से बात करते हुए बता रहा था कि तुम मर गए हो। वो डॉक्टर किसी और से नहीं बल्कि हाइजू के मॉम से बात कर रहा था और इस टाइम वो हाइजू के मॉम की बॉडी को ही तैयार करने में लगा हुआ था। उसके बॉडी के आसपास फुल बिछा रहा था जिसकी
वजह से ही हाईजू को अपने मॉम के अंदर से खुशबू आने लग चुकी थी। मतलब यहाँ पर साफ हो चुका था कि हाईजू के मॉम के साथ वो खुद हाईजू भी सोल्स की दुनिया में है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा कर देता है कि आखिर ये सभी सोल्स के दुनिया में आए कैसे थे। यहाँ पर ये मिस्ट्री खुलकर सामने आती है और इस कहानी को सीधा पास्ट में भेज दिया जाता है। हम इस कहानी में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं जो अपने अपने रूटीन फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले हम किम को देखते हैं। किम अपने फियांसे से मिलने के लिए जा रहा था और किम की मंगेतर कोई और नहीं बल्कि ली ही थी। जिसके बाद हमें हाईवोन और सियोन को दिखाया जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। वहीं पर फाइनली अब हम हाईजू और उसकी मॉम को भी देख लेते हैं। हाईजू की मॉम हाईजू का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा करती थी। हमेशा की तरह हाईजू के डैड उसे लेने के लिए आया करते थे, लेकिन क्योंकि उस दिन हाईजू के डैड बिजनेस ट्रिप पर चले गए हुए थे तो इसीलिए खुद हाईजू को लेने के लिए उसकी मॉम आई हुई थी। यहीं से निकलते हुए हमें यूजी को भी दिखा दिया जाता है। यूजी आकर एक बस में बैठा जिसमें पहले से वही बस ड्राइवर था जिसे हम पहले ही शुरुआत में ही देख चुके हैं। उसी टाइम जिस टाइम वो नर्स के साथ लिफ्ट में था, जो रोने से उसकी बॉडी से निकला हुआ पानी लिफ्ट में भरता जा रहा था। इस टाइमर पर ड्राइवर नोटिस करता है कि बस के ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे हैं। वो इन्हें रिपेयर नहीं करता क्योंकि उसे जल्दी भी थी और बस के निकलने का टाइम होता ही जा रहा था। और इसी बस में इस टाइम सभी मेन कैरेक्टर्स सवार हो चुके थे। बस अब रास्ते पर निकल चुकी थी। बारिश भी लगातार हुए जा रहा था कि तभी अचानक बस का बैलेंस बिगड़ता है, टायर पंक्चर हो जाता है, इवन ब्रेक भी काम नहीं करती और बस सीधा ब्रिज को तोड़ते हुए पानी में गिर जाती है। ली इस टाइम जो अगले टर्मिनल पर बस का इंतजार किए जा रही थी ताकि उस बस के अंदर से किम निकलकर उसके पास आए, वो इस एक्सीडेंट को देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। यहाँ पर अब सबकी जिंदगियां दांव पर लग चुकी थी। इमरजेंसी में सभी को हॉस्पिटल लेकर आया गया और सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल तक आते आते हाईजू और उसकी मॉम दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसा इतना खराब हो चुका था कि बाकी लोग भी बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहे थे। वे सभी अब कोमा में जा चुके थे। किम के मॉम डैड इस टाइम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। ली किम के मॉम को मैसेज करती है किम की हालत पूछने के लिए, तो गुस्से में आकर किम की मॉम उससे यह कह देती है किम मर गया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ली किम के साथ रहे, क्योंकि ली ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी और उसके दुनिया में किम के अलावा कोई था भी नहीं। किम की मौत की खबर सुनकर वो इतना ज्यादा टूट जाती है कि वो अपनी ही जान ले लेती है। यानी यहाँ हमें पता चलता है कि सोल्स की दुनिया में 3 लोग मर चुके थे और बाकी के सभी जिंदगी और मौत के बीच फेस कर रहे थे। ली ने सुसाइड की हुई थी और उसकी सुसाइड इतनी दर्दनाक थी कि उसके हाथ के सभी नेल्स टूट चुके थे और वजह भी यही थी, सोल्स के दुनिया में उसके नेल्स उल्टे लगे हुए थे। यहीं से सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है और हमें वही सोल्स वाली दुनिया दिखाई जाती है। हम ली को इसी बस स्टैंड पर वेट करता हुआ देख पाते हैं जैसे वो अपने मरने से पहले कर रही थी। बस में से किम निकल कर आता है। असल में वो किम नहीं है, किम की सोल है, जबकि किम यह तक भूल चुका है कि ली उसकी मंगेतर हुआ करती थी। हर रोज की तरह वो ली को देखता है, यह सोचता है कि ली उसे इतनी गौर से क्यों देख रही है और यहाँ से चला जाता है। हमेशा थोड़ी ही दूर जाने पर हर बार की तरह किम गिर जाया करता था क्योंकि असली दुनिया में उसकी दोनों टांगे टूट चुकी थी। इसीलिए वो इस सोल वाली दुनिया में भी सही से चल भी नहीं पा रहा था। इस सोल के दुनिया में किम के बार बार बस से निकलना, थोड़ा सा दूर जाकर गिर जाना और ली का फिर उसे संभालना, यह सब के सब एक लूप में चलता जा रहा था। हमेशा की तरह ली उसे संभाल कर अपने घर लेकर जाया करती थी और रोज उसकी टांगे सिल दिया करती थी ताकि वो इस सोल वाली दुनिया में भी चल सके और असली दुनिया में भी जल्द ही ठीक हो जाए। यानी यहाँ पर ली को, जहाँ हम इस पूरे कहानी में एक किलर समझते आ रहे थे, असल में वही किम की सबसे अच्छी अभिभावक यानी अच्छी हमदर्द थी। सीन शिफ्ट करके हमें अब सियोन को दिखाया गया जो अब अपने अंधेरे घर में थी। काफी देर लाइट नहीं आती तो वो पूरी तरह पागल सी होने लग जाती है और जैसे ही नीचे गिरती है तो उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसे बचाने के लिए उसकी दोस्त हाईवोन ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। यह जानकर वो फूट फूट कर रोने लग जाती है और हाईवोन उसे दिलासा देने लग गई थी। यहाँ पर डिटेक्टिव भी सिगरेट ऑन करने के लिए अपना लाइटर जलाता है और जैसे ही रोशनी के
थ्रू उसे अपना शैडो नजर आता है तो वो देखता है कि उसका आधा सर गायब हो चुका था। वो डर कर लाइट शॉप के अंदर चला जाता है और वो जंग से इन सारे हो रहे कांड के बारे में पूछने लग गया कि ऐसे अजीब अजीब तरह के बर्ताव उसके साथ ही क्यों हो रहा है। वो जंग से एक और भी सवाल करता है कि इस दुनिया में कभी सुबह क्यों नहीं होती, हमेशा रात ही क्यों रहती हैं। उसकी पूछे हुए बातों के जवाब में जंग कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि वो सीधा अपने चश्मे को निकाल देता है और हम पहली दफा उसकी डिमोनिक आंखें को देख पाते हैं। उसकी आंखें को देखकर डिटेक्टिव पूरी तरह से समझ चुका था कि जंग कोई इंसान नहीं है और वो डिटेक्टिव भी जान चुका था कि वो भी अब इंसान नहीं रहा। डिटेक्टिव को अपना एक्सीडेंट तो अच्छे से याद था, लेकिन अब वो जंग से उसकी अपनी कहानी पूछने लगा कि तुम यहाँ पर कैसे आए हुए थे। जंग बताता है कि सालों पहले काफी तेज एक भूकंप आया था तो हमारी बिल्डिंग ढह गई थी। उस बिल्डिंग में मैं और मेरी बेटी दोनों ही अंदर दब गए थे। मैं अपने बेटी को ढूंढने की और उसे बाहर निकालने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन जब मैं उसे नहीं निकाल सका तो मैं इसी लाइट शॉप में मदद मांगने के लिए आया। उस टाइम यहाँ पर इस लाइट शॉप की ओनर एक लड़की थी जिसने मुझे देखकर बताया कि मैं मर चुका हूँ और एक आत्मा बन चुका हूँ, और उसने मुझे यह भी बताया हुआ था कि तुम्हारी बेटी को असली दुनिया में रेस्क्यू कर लिया गया है और वो जिंदा है, इसीलिए अब वो तुमसे मिल नहीं सकती। जंग बताने लग गया था कि उसी दिन के बाद से मैं इस लाइट शॉप को संभालने लगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मरने के बाद या फिर किसी भी मुश्किल में सोल्स एक बार जरूर इस लाइट शॉप में आते हैं। इसी उम्मीद में इस लाइट शॉप पर काम कर रहा हूँ ताकि मैं एक दिन शायद अपने बेटी से मिल पाऊँ। अब डिटेक्टिव जंग से पूछने लगा कि क्या मैं मर चुका हूँ। तब जंग ने जवाब दिया कि नहीं, तुम कोमा में हो, अभी तुम्हारी सोल सिर्फ यहाँ पर है, तुम वापस दुनिया में जा सकते हो, और यह जगह तुम्हारे लिए एक पोर्टल जैसी है जो इस दुनिया को और तुम्हारी इंसानों वाली दुनिया को जोड़ती है। तुम्हें यहाँ पर अपने लाइट को ढूंढना है। अगर तुम्हें तुम्हारी लाइट मिल जाती है तो तुम वापस अपने दुनिया में चले जाओगे। डिटेक्टिव इधर उधर देखने लग जाता है। यहाँ पर बहुत सारी लाइट थी। वो जंग से पूछने लग गया कि मेरी वाली लाइट कौन सी है और मुझे कैसे मिलेगी। जंग उसे बताया कि तुम्हें तुम्हारी लाइट मिल चुकी है। वो हैरान होकर अपने लाइट की तरफ देखता है जो अभी भी उसके बगैर जलाए ही जल रहा था, यानी यही उसकी लाइट थी। यहाँ उसी सोल को दुनिया में अब हम उस बस ड्राइवर को भी देखते हैं। बस ड्राइवर इस दुनिया में आए हुए अपने सभी पैसेंजर्स को लाइट शॉप तक पहुंचना चाहता है ताकि जो लोग इस दुनिया यानी कोमा में हैं, उनकी लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो सके और वो किसी तरह अपनी गलती को सुधार सके, क्योंकि उसी के वजह से इतना बड़ा कांड हुआ था। अगर उसने ब्रेक ठीक कर ली होती तो शायद ऐसा ना हुआ होता। इस टाइम भी वो भीगा हुआ यूजी के पास आता है और उसे लाइट शॉप तक लेकर जाने लगा ताकि यूजी अपने लाइट को ढूंढकर अपने दुनिया में वापस जाए और नॉर्मल लाइफ गुजारे। वो यूजी को सारी बात बता देता है कि इस टाइम इस दुनिया में तुम असल में नहीं हो, यहाँ पर तुम्हारी सोल घूम रही है, यानी तुम एक सोल हो। वो यूजी से अपने किए की माफी भी मांगने लगा और फिर वो ड्राइवर उस लाइट शॉप के अंदर आ जाता है। लाइट शॉप के अंदर आते ही पहले ही नजर में यूजी को अपनी लाइट मिल जाती है। उसे अपने लाइट के बारे में इस तरह से पता चल पाया था कि बाकी के सारी लाइट्स में उसे अपनी लाइट छिप नहीं पा रही थी, और यह भी था कि बाकी के सारे लाइट्स धुंधली दिखाई दे रही थी और उसे अपनी लाइट की रोशनी तेज दिखाई दे रही थी। यानी जैसे ही यूजी उस लाइट को हाथ लगाता है वो लाइट और भी ज्यादा तेजी से चमकने लग जाती है, और जंग उसके पास आकर कहने लगा कि उम्मीद है कि हम दोबारा से यहाँ नहीं मिलेंगे। यानी जंग उसके दुनिया में उसे भेज रहा था और अपनी तरफ से उसे गुड बाय भी कह रहा था। इधर सीन शिफ्ट होकर हमें दोबारा से ली को दिखाया जाता है। इससे पहले कि यहाँ लूप दोबारा से शुरू हो जाता, इस बार ली तेजी दिखाते हुए जल्दी से बस के अंदर चढ़ जाती है और किम को सारी बातें बता देती है कि तुम इस टाइम एक सोल की दुनिया में हो, मैं मर चुकी हूँ लेकिन तुम अभी भी अपनी दुनिया में जीवित हो और इस टाइम कोमा में एक ही लूप में घूम रहे हो, तुम्हें वापस अपने दुनिया में जाना होगा। किम को ली की कही हुई बातें तो साफ साफ समझ में आ रही थी, लेकिन यह बात उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ली है कौन और उसे यह सारी बातें उसे क्यों बता रही हैं। एक्सीडेंट इतना दर्दनाक था कि वो पूरी तरह से भूल चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बस ड्राइवर सियोन को लेने के लिए आया हुआ था। वहाँ पर उसे सियोन की फ्रेंड भी मिल चुकी थी जिसे वो माफी मांगने लगा। उसकी अपनी मौत के लिए सियोन की फ्रेंड उसे माफ कर देती है और अब वो सियोन के फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम उसे लाइट शॉप में भेज दो, उसकी जिंदगी के बचने की उम्मीद अभी भी कुछ बाकी है, वो अभी पूरी तरह से नहीं मरी हुई है।
अगर वो लाइट शॉप में चली गई तो वो असली दुनिया में जिंदा हो जाएगी। यह सुनकर सियोन की दोस्त उससे वादा करती है कि मैं उसे लाइट शॉप में जरूर भेज दूंगी। यहाँ पर अब हमें लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है, जो इस टाइम लाइट पर हाइजू की मॉम आई हुई थी, जो अब पूरी तरह से मर चुकी थी। वो लाइट शॉप में इसलिए आई हुई थी ताकि वो अपनी बेटी हाइजू की लाइट ले सकें और वो इस दुनिया यानी कोमा से निकलकर अपने असली दुनिया में आ सके। लेकिन यहाँ पर जंग उसे बताने लग गया कि तुम्हारी बेटी को अपनी लाइट लेने के लिए यहाँ खुद चल कर आना होगा। यहाँ पर हाइजू की मॉम जंग को देखकर रोने लग जाती हैं, पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ये भी निकल कर सामने आता है कि हाइजू की मॉम असल में जंग की बेटी थी, जो उस दिन उस बिल्डिंग के गिरने से घायल हो चुकी थी और बहुत खोजने के बाद वो मिल नहीं रही थी। वो इशारा करके यह बात जंग को समझा देती हैं। जंग अपने बेटी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली उसकी सालों की मेहनत रंग लेकर आई थी। उसे तो इसी दिन का इंतजार था। उसका ये इंतजार रंग लेकर आ चुका था। वो अपने बेटी को गले लगा लेता है, जबकि सीन कट होकर हमें यहाँ पर दोबारा से बस ड्राइवर को दिखाया गया। वो बस ड्राइवर हाइजू से ही मिलने के लिए आया हुआ था। वो हाइजू को सारी बात बता देता है कि किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो कोमा में है और इस टाइम उसे किसी तरह करके लाइट शॉप पर जाना होगा ताकि वो अपने दुनिया में वापस जा सके। यह सारी बातें जानकर हाइजू को काफी जोर से झटका लगता है। हाइजू के साथ इतना कुछ जो अभी तक अजीब होता चला आ रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो चुकी थी। आखिर वो वजह यह था कि उसकी सोल कभी किसी को नजर ही नहीं आ रही थी। इसे आज समझ आया कि क्यों सभी दोस्त उसे इग्नोर किए जा रहे थे और क्यों स्कूल में सिर्फ एक ही लड़की उसे देख पाती थी। वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में घबरा जाती है और घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम उसके लिए लाइट लेकर आई हुई थी। यहाँ पर उसे यह बात पता चलता है कि उसकी मॉम असली दुनिया में मर चुकी हैं। यह जानकर वो पूरी तरह से टूट जाती है और अपनी लाइट लेकर अपनी दुनिया में जाने से इनकार कर देती है। हाइजू अपने दोनों हाथों को बांध चुकी थी। वो लाइट को नहीं पकड़ती, लेकिन हाइजू की मॉम उसे गले लगाकर प्यार करती है। बहुत कुछ प्यार से समझाने लग गई और जबरदस्ती उसके हाथ में उसकी लाइट पकड़ा देती हैं। इधर सियोन की दोस्त ने भी सियोन को वादा करके लाइट शॉप भेज दिया। लाइट शॉप में जाकर सियोन ने देखा कि उसकी लाइट बहुत ही कमजोर थी, यानी उसकी जिंदा बचने के चांसेस बहुत ही कम थे। अगर वो जिंदा बच भी जाती तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बीमार ही पड़ी रहती और वहाँ पर दुखी भी रहती, क्योंकि उसकी दोस्त यहाँ उस दुनिया में थी। इसीलिए वो वापस अपनी दुनिया में जाने से मना कर देती है और अपने घर वापस आ जाती है और अपने दोस्त को बताने लग गई कि आज के बाद वो कभी भी यहाँ से नहीं जाने वाली। इधर हमें दिखाया जाता है कि ली भी जबरदस्ती किम को खींचते हुए लाइट शॉप तक लेकर आई हुई थी। किम अभी भी ली को पहचान नहीं पाता, लेकिन ली की बात मानते हुए लाइट शॉप के अंदर चला गया तो उसे भी अपनी लाइट मिल चुकी थी। उसके अपनी लाइट को टच करते ही यहाँ पर तेज रोशनी फैलती है और फाइनली किम अपनी असली दुनिया में चला जाता है और पीछे से ली अपने प्रेमी किम के लिए फूट फूट कर रोने लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी आज के बाद वो कभी भी किम को नहीं देख पाएगी। सीन कट होकर अब हमें असली दुनिया का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फाइनली यूजी को न सिर्फ होश आया हुआ था, बल्कि वो पहले की तरह नॉर्मल भी हो चुका था। और यहाँ पर उससे मिलने के लिए वही नर्स आती है जिसमें हमने इस कहानी के शुरुआत में देखा था। हाइजू भी कोमा से बाहर आ चुकी थी, लेकिन हाइजू को दूसरी दुनिया यानी कोमा के दुनिया में हुआ सब कुछ आज तक उसे याद था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि आखिरी दफा वो अपने मॉम से मिलकर आई हुई थी। इस दुनिया में उसे अपनी मॉम की कमी बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन उधर सोल्स की दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि वो बस ड्राइवर अब सबसे माफी मांगने के बाद दूसरी दुनिया में भी अच्छे काम करने लगा था। उसने ड्यूटी ले ली थी कि जितने भी लोगों की सोल्स कोमा में उस दुनिया में जाएगी, वो उन सब की सोल्स को लाइट शॉप तक लेकर जाएगा, ताकि वो जल्द ही अपने असल दुनिया में वापस जा सकें। यहीं इस दुनिया के अंदर अब लाइट शॉप में जंग के साथ साथ हाइजू की मॉम यानी जंग की बेटी भी रहती हैं और ये दोनों बाप बेटी इस दुनिया में एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फाइनली अब असली दुनिया में हम किम को भी देख पाते हैं, जो कोमा से बाहर तो निकल चुका था, लेकिन आज भी उसे ली याद नहीं थी। ली के बारे में वो अपने मॉम और कुछ लोगों से सुनता तो है कि वो उसकी फ्रेंड थी, लेकिन उसे कुछ अपनी बात याद नहीं थी। लेकिन उसे यह बात जरूर याद था कि सोल्स के दुनिया से असली दुनिया में आने में उसकी मदद ली ने ही की थी। डिटेक्टिव भी अब अपने लाइफ में वापस आ चुके थे, लेकिन दोबारा लाइफ मिलने की वजह से उन्हें भी इस दुनिया में मौजूद सभी सोल्स नजर आए करते थे और इस वजह से डिटेक्टिव काफी डिस्टर्ब रहने लगे थे। यहाँ पर डिटेक्टिव को एक अजीब सा आदमी मिलता है और डिटेक्टिव को परेशान होने से मना करता है और कहने लगा कि मैं समझ रहा हूँ कि आप दूसरी दुनिया के लोगों को और सोल्स को देखकर डिस्टर्ब हो रहे हो। पहली दफा में मैं भी इसी तरह से डिस्टर्ब हुआ करता था, क्योंकि मैं भी उन सबको देख सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यही बात कहते
ही यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में नेक्स्ट मूवी लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।